नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपने परिवार मैथ की आवाज़ में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे साथी, आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर, एक प्यारा चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और प्यारे साथियों, आपसे वादा करता हूं कि प्रश्नावली 12 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर बिल्कुल बेसिक कंटेंट से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेके जाएगा। अगर प्यारे साथी आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। तो प्यारे साथी, चलिए अपने एक सुनहरे भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है प्यारे साथी। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रश्नावली है वो इस बार 12.1 और 12.2 ही है, नए पैटर्न पर आधारित पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, कम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। क्या है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। प्यारे साथी, एक बात गांठ बांध लो कि जब भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का कोई भी सूत्र हो तो आपको हमेशा जितना पढ़ना है उसका जिस प्रकार आपको क्वेश्चन को बोला जाए उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आपको कुछ अलग नहीं लेके आना, कुछ अलग चीज़ नहीं करना है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर दिया होता है, ध्यान से समझना। इसने कहा है कि दो घनों यानी दो घन है कोई, जैसे कि मैंने मान लिया एक घन ये है ऊपर वाला और एक घन नीचे वाला है, मैंने बना लिया, ठीक है। प्रत्येक का आयतन दिया है, यानी प्रत्येक का आयतन सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। घन का आयतन दिया है, यानी प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया गया है। आप कहेंगे सर घन का आयतन, देखो अभी जो घन का आयतन क्या दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया, मैंने लिख लिया। फिर आगे कहता है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक और ठोस बनाया जाता है, यानी दोनों के फलकों को एक साथ मिलाया जाता है और एक ठोस बना दिया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ, और इससे प्राप्त एक क्या बन जाता है, एक पूरा बड़ा घनाभ बन जाता है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, हमें सबसे पहले घन का आयतन दिया गया है और फिर दोनों घन को मिला दिया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है और ये एक घनाभ बन जाता है। इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बिल्कुल आसान है प्यारे साथी। तो अब प्यारे साथी, अब आप कहेंगे सर घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात करें। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए। नहीं तो मेरे पास लंबाई है, नहीं चौड़ाई है, नहीं मेरे पास ऊंचाई है। तो प्यारे साथी, मैंने आपको एक बात बोली है, इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर आपको इसी के अंदर इसका आंसर मिलेगा। मुझे क्या दिया गया, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसी से हम पूरा का पूरा मान निकालेंगे। तो प्यारे साथी, घन का आयतन, एक बात बताइए, घन का आयतन क्या होता है। आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात है, घन का आयतन क्या होता है, हम छोटी क्लासों से पढ़ के आ रहे हैं। घन का आयतन होता है, क्या होता है घन का आयतन, बताओ। घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, यानी भुजा गुना भुजा, ठीक है, भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब प्यारे साथी, अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये, और जो चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर दी होती है ना उसी का फार्मूला लगाना है। जैसे कि यहाँ पे घन का आयतन दिया है तो आपको घन का आयतन का फार्मूला लगाना है। हम जानते हैं भुजा क्यूब होता है, लेकिन घन का आयतन यानी घन का आयतन तो हमें दिया गया 64 सेंटीमीटर, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 64 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, बराबर में भुजा क्यूब। ये देखो क्यूब बटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट यानी घन मूल, जो हम भली भांति प्रकार से कक्षा 8 में समझ के आए हैं। क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है प्यारे साथी, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको YouTube चैनल पर समझाया हुआ है। तो देखिए क्यूब रूट, अब आप बताइए कि प्यारे साथी 64 का क्यूब, तो देखिए जिस विद्यार्थी को क्यूब में आता है कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, अगर जिस प्यारे साथी को क्यूब याद है तो उसको घनमूल भी याद होगा, यानी क्यूब रूट भी याद होगा। तो देखिए आप बताइए 64 किसका क्यूब होता है। आप कहेंगे सर 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 का घनमूल क्या होगा, 64 का घनमूल, आप कहेंगे सर 64 का घनमूल 4 होगा, यानी भुजा का मान क्या आ गया 4, भुजा का मान आ गया आपके पास 4। यहाँ से सर आपने कहा क्या निकल गया है, मेरे पास प्रत्येक घन, देखो ये प्रत्येक घन का आयतन दिया गया था,
प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास प्रत्येक घन की भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। तो ये भी तो मेरे पास एक घन था और ये भी मेरे पास घन था, तो कहने का मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया और ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया और ये भी 4 है और ये भी 4 है। लेकिन इसने कहा है कि दोनों मिला दिया है, तो ये 4 और ये 4 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि प्रत्येक घन की भुजा मिली है 4, लेकिन ये पूरा मिला दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 8। ये बात आपको याद रखनी है। प्यारे साथी वापिस से बता दूं हमने क्या किया, इसके अंदर हमें कुछ नहीं दिया गया था, इसके अंदर इतना बोला गया था कि घन का आयतन इतना है, हमने उसका फार्मूला लगाया, उससे हमें भुजा का मान निकला, फिर हमने भुजा का मान रखा। अब हमें क्या पता चला कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से इस एक घनाभ है, इसका हमने पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई कितनी है, आप कहेंगे सर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, देखो ये किसी, जैसे कि लंबाई भी 4 है और चौड़ाई भी कितनी है, 4 है, लेकिन ऊंचाई कितनी है, 8 है, यानी टोटल घनाभ बनाया गया दोनों को मिलाकर, तो ये टोटल ऊंचाई ली जाएगी, यानी कुल ऊंचाई कितनी है, 8। तो देखो लिखो, लंबाई कितनी है, 4, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे साथी, अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए लगभग इस चैप्टर के अंदर 5 या 10 यानी कक्षा 10 के अंदर 5 या 10 ऐसे सूत्र होंगे जो आपको हर जगह काम आएंगे। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो प्यारे साथी बिल्कुल आसान फार्मूले हैं, अच्छे से याद कर लेना, और जो साथी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खुद याद हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जिस साथी को पता है कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है वो बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना, देखिए इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अब आप कहेंगे सर ये तो इतना बड़ा फार्मूला हो गया, हम कैसे याद रखें। तो प्यारे साथी इसकी भी आपको प्यारी सी एक ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। तो इसकी क्या प्यारी सी ट्रिक है कि 2 गुना लालो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लायो, यानी 2 गुना लालो चौधरी प्लस चोखो ऊंचो प्लस ऊंट लायो। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, ये फार्मूला हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहिए तो इंग्लिश में याद करना है। ठीक है, तो देखिए प्यारा सा फार्मूला है, 2 गुना लालो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लायो। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बात करें कि 2 है गुना लंबाई कितनी है मेरे प्यारे साथी, आप कहेंगे सर लंबाई तो मेरे पास 4 है, गुना चौड़ाई कितनी है, आप कहेंगे सर चौड़ाई तो 4 है, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, फिर चौड़ाई कितनी दी है, फिर 4 सेंटीमीटर। जहाँ जहाँ इसका मान पूछे वहाँ वहाँ रख देना। फिर चौड़ाई के बाद क्या है, गुना, फिर ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, फिर प्लस ऊंचाई कितनी है 8, गुना लंबाई कितनी है, आप कहेंगे 4। बस इसको हल कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको हल करो, 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौका 16 प्लस, देखो हमेशा याद रखना पहले हम ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस और गुणा हो तो पहले गुणा को हल करते हैं, क्योंकि बोडोमास का रूल क्या कहता है, पहले गुणा का हल होगा। ठीक है, तो 4 को 8 से गुणा करेंगे, 4 8 32 प्लस 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, इसको हल करो, 2 गुणा 32 और 32 64 और 64 और 16 कितना होगा, 64 और 16 बताओ, आप कहेंगे सर 80 हो जाएगा, 80 और 80 को 2 से गुणा करो, 2 0 0 2 8 16 कितना आ गया 160 और 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना प्यारे साथी, क्षेत्रफल किसी का हो चाहे हमेशा वर्ग स्क्वायर में आएगा, कहने का मतलब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर मीटर में आपको मान दिया तो मीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन अगर हम आयतन की बात करें तो हमेशा क्यूब में आएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा या फिर मीटर क्यूब में। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसके आपके मार्क्स कट जाते हैं अगर आप इसके साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर या नहीं लगाते हैं। तो ये था प्यारा सा आपका
फर्स्ट क्वेश्चन आपको कैसा लगा, क्या आपको ये समझ में आया प्यारे साथी? देखिए कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, घन का आयतन दिया गया था, हम अच्छे से जानते थे घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। यहाँ से हमने भुजा का मान निकाला, क्यूब रूट नहीं निकालना आता है प्यारे साथी, उसके लिए एक प्ले लिस्ट बनाई है बेसिक मैथ के नाम से, वो जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने फुल आपको समझाया हुआ है कैसे घनमूल निकालते हैं। तो भुजा का मान आ गया 4, फिर हमने देखा यहाँ से लंबाई 4 आ गई, चौड़ाई 4 आ गई, ऊंचाई 8 आ गई, फिर मेरे पास प्यारा सा सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप कि आपको भी याद हो गया होगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लाला चौधरी चोखा ऊंचा ऊंट लाया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसको पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथी क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसके लिए प्लीज़ कमेंट करके बताना। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे साथी ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए समझते हैं, इसको हल करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? इसने कहा है प्रश्न नंबर 2 में कि एक बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है, वो किसके आकार का है? अर्धगोले के आकार का है। यानी अर्धगोला क्या होता है पहले जानिए, अर्धगोला किसे कहते हैं। चलिए आइए जानते हैं पहले कि अर्धगोला क्या होता है और एक खोखला बेलन क्या होता है, दोनों को समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं आपको कि ये मेरे पास क्या है, आप कहेंगे सर ये तो क्या है, एक गोला है। क्या है? अर्धगोला है। क्या इसके सॉरी ये क्या है, एक गोला है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं भरा, तो ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो खोखला गोला है। तो खोखला गोला क्या है? आई होप आप समझ गए होंगे कि खोखला गोला किसे कहते हैं। ये आपका खोखला गोला है। लेकिन अब बात करें कि अर्धगोले की, खोखला अर्धगोला कौन सा? अगर मैं इसको काट दूं यहाँ से बीच में से, तो ये मेरे पास किसकी आकृति बनेगी? जैसे कि देखो इस तरह की आकृति बचेगी। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं, इस तरह की आकृति मेरे पास बचेगी। इसे बोलते हैं अर्धगोला। कौन सा अर्धगोला? खोखला। इसके अंदर कुछ नहीं है तो क्या होगा? खोखला अर्धगोला। तो ये क्या हो जाएगा? खोखला अर्धगोला। अब बात करते हैं, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे खोखला अर्धगोला किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि इसने और क्या बोला है कि जिसके खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब बात करें खोखला बेलन क्या होता है। अब मैं कहूँ ये क्या है, आप कहेंगे सर ये एक बेलन की आकृति होती है, इसे बोलते हैं बेलन। अगर इसके अंदर कुछ नहीं भरा है, अगर मान लो कि आमने सामने कुछ नहीं है, खाली है पृष्ठ, तो इसे बोलते हैं खोखला बेलन। क्या बोलते हैं? खोखला बेलन। ये क्या है? खोखला बेलन। ठीक है, खोखला बेलन किसे कहते हैं? अर्धगोला खोखला किसे कहते हैं? खोखला अर्धगोला कौन सा होता है? और ठोस गोला, अगर इसके अंदर माध्यम भर दूं या कोई चीज़ भर दूं तो इसे बोलते हैं कोई ठोस गोला। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? इसने कहा है क्या एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। देखो ये रहा, ये कोई बर्तन था, ये अर्धगोले के आकार का है ना, काट दिया जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अर्धगोला कैसा होता है? ये देखो ऐसा। ठीक है, और ये भी ऐसा ही है ना। यानी इसने कहा एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन, ये देखो ये क्या है? खोखला बेलन, इसके ऊपर यहाँ से रख दिया गया है। यानी ये बेलन इसके ऊपर छोड़ दिया गया जो कि खोखला है, और ये नीचे वाला क्या है? अर्धगोला है। बस आपको ये समझना जरूरी है कि डायग्राम में क्या दिया गया है। इसके बाद कहा है बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला कौन सा है? आप कहेंगे सर ये नीचे वाला अर्धगोला है, ऊपर वाला बेलन है। हम भली भांति प्रकार से जान गए। तो इसने कहा अर्धगोले का व्यास, यानी व्यास कौन सा होता है? व्यास होता है जो ये टोटल क्या होता है यहां से लेकर, ये क्या है? व्यास। एक मिनट समझिए व्यास किसे कहते हैं। ये आपका अर्धगोला है ना, तो यहां से लेकर ये क्या है? इसका व्यास है। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। याद रखना प्यारे साथी, त्रिज्या किसे कहते हैं? अगर व्यास का आधा, व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले कि त्रिज्या किसे कहते हैं तो आपने कह देना है अगर मैं व्यास का आधा कर दूं तो वो त्रिज्या कहलाएगी। अगर आपसे पूछ ले
कि व्यास किसे कहते हैं, तो आप कह देना कि त्रिज्या है। तो अगर त्रिज्या का दुगुना कर दूँ तो मुझे व्यास मिलेगा, क्योंकि देखो 1 और 2 दुगुना किया तो मुझे कितना मिला, त्रिज्या मिला, व्यास मिला, सॉरी। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिया गया है, तो देखिए अब इसने क्या कहा आगे कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसको जोड़ दिया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने कहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी इस बर्तन की यहाँ से लेकर ये कुल ऊंचाई, इसने दोनों की अलग अलग बात नहीं की, कुल ऊंचाई बता दी कि भाई साहब यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। आगे कहता है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। प्यारे साथी, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, और मेरे जितने भी साथी है सबको बिल्कुल समझ में आने वाला ये क्वेश्चन। देखिए, एक तो हमारे पास क्या खोखला बेलन है, और एक क्या है मेरे पास खोखला अर्धगोला है, तो दोनों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पहले तो मैं क्या करूँगा, बेलन का देखो खोखले बेलन का क्या निकालूंगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, और फिर क्या निकालूंगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास पूरा का पूरा नहीं निकल के आएगा। क्यों करे, अब आप कहेंगे सर ऐसा कोई सूत्र नहीं है क्या दोनों का साथ में निकल जाए, तो प्यारे साथी ऐसा नहीं है, हम उसको बना सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखना कि सबसे पहले हम खोखले बेलन का निकाल लेंगे, और फिर अर्धगोले, जो खोखला अर्धगोला है उसका निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया गया, आप कहेंगे सर बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई, आप बता सकते हैं, ये आपसे पूछूंगा मैं, बेलन की त्रिज्या एक बात बताओ, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 14 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेकर ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। और आपको पता है वर्त होता है जिसके अंदर बीच की रेखा होती है वो व्यास होती है, अगर उसका आधा कर दूं तो वो क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। प्यारे साथी याद रख लेना, आप कक्षा 9th में भी ये चीज़ें पढ़ के आए हैं, जिस साथी ने नहीं पढ़ी है उस समय उसने आनंद यानी मजे ली है, तो प्यारे साथी वो यहाँ समझ लेना कि बेलन की त्रिज्या यानी ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि बोला है कि ये खोखला बेलन अध्यारोपित करने का मतलब सेम उसी के ऊपर आ जाए। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो देखो बेलन का भी व्यास 14 सेंटीमीटर है और अर्धगोले का भी व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है व्यास का आधा कितना होता है, त्रिज्या होता है, और 14 का आधा 7, तो यानी 7 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या है। और बेलन की ऊंचाई बताओ, आप कहेंगे सर बेलन की ऊंचाई तो दी नहीं है, हमें तो कुल बर्तन की ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें पूछी किसकी है, इस बेलन की ऊंचाई पूछे कि भाई साहब ये बेलन की ऊंचाई कितनी है। अगर मुझे इस बेलन की ऊंचाई मिल जाए तभी तो मैं इस बेलन का क्षेत्रफल निकालूंगा, सही है नहीं। तो देखिए अब आप कहेंगे सर ये आप ध्यान से समझना, ये देखिए इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें ही समझने वाली होती है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए ये मेरे पास क्या एक डायग्राम है, मैंने कहा अगर मैं इसी के ऊपर एक ऐसी आकृति और रख दूँ तो क्या बनेगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा गोला बन जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है व्यास, और इसकी आदि क्या होती है, त्रिज्या। ये हम भली बातें प्रकार से जान गए हैं, लेकिन आप कहेंगे सर ये त्रिज्या है तो क्या ये त्रिज्या नहीं हो सकती, क्या इस प्रकार मैं रेखा नहीं खींच सकता, ये भी तो क्या होगा, इसका व्यास होगा, और व्यास होगा तो यहाँ से लेकर ये भी तो त्रिज्या है, यहाँ से लेकर ये भी त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि सभी भाग समान होते हैं। तो प्यारे साथी त्रिज्या हमेशा ही हर जगह इक्वल होती है, अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस गोले का ये भी क्या है, इसकी त्रिज्या ही है, यानी हमें अर्धगोला दिया गया है। देखिए मेरे पास ये गोला है, तो ये भी क्या है, इसकी यहाँ से लेकर ये त्रिज्या ही है, बस ये आपको समझाना था। तो अब आप कहेंगे सर ये 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, ये त्रिज्या ही तो है, और ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर हमने ज्ञात कर ली है। बस आपको ये ज़रूरी समझना है कि ये कहाँ से आया। प्यारे साथी वापिस से रिपीट कर दूँ, 2 मिनट फालतू लग जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बेलन की त्रिज्या हमें नहीं दिया गया था, हमें पूछा गया था कि व्यास दिया गया, वो भी किसका, अर्धगोले का। लेकिन हमें पता है अगर अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित किया गया है तो जितना व्यास इसका है तो उतना ही इस बेलन का होगा। तो बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं बेलन की ऊंचाई की, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए मुझे
पता चला कि अर्धगोले की ये त्रिज्या है, मान लो कि यहाँ से लेकर ये अर्धगोले की त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या होगी, हमने समझा है, ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो देखिए ये 7 सेंटीमीटर, ये टोटल 13 सेंटीमीटर, तो ये कितनी कितनी हो जाएगी। देखिए मुझे तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस बेलन की ये वाली ऊंचाई यहाँ से लेकर ये ज्ञात करनी है। टोटल ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और ये आधी कितनी दे रखी है, आधी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अगर मैं इस 13 में से 7 घटा दूँ, यानी नीचे वाली घटा दूँ, तो ऊपर वाली बचेगी। तो देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी, 13 में से 7 घटा दो, आप कहेंगे सर 6 आएगी। तो यहाँ से लेकर ये लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और ये कितनी है, ये हमें दिया, ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब देखिए हमारे पास सभी की सभी वैल्यू आ गई है। अब हमसे जो भी पूछेगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं प्यारे साथी। तो प्यारे साथी एक बात बताओ, क्या मैं अलग से कुछ चीज़ लेके आया, मुझे जो क्वेश्चन दिया था उसी को थोड़ा सा आगे तोड़ता गया, क्वेश्चन को आगे बढ़ाता गया, और उसी से मेरे पास सभी के सभी मान निकल के आ गए। और जिस दिन आप इतना करना सीख लोगे, मान लो कि आप मैथ के अंदर बहुत आगे चल रहे हो। और प्यारे साथी ये इतना करना आपके लिए कठिन नहीं, क्योंकि अपने सपनों के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और जिसने मेहनत नहीं की है वो कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा। तो जिस साथी ने मेहनत करेगा वो एक दिन अवश्य ही उन्हें कामयाब मिलेगी, ठीक है, कामयाबी जरूर मिलेगी उनको। अब बात करते हैं बेलन की ऊंचाई आ गई, त्रिज्या आ गई है। अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है, आप कहेंगे सर अर्धगोले की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या भी, अर्धगोले की त्रिज्या, तो ये आपका अर्धगोला है, इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये तो हम भली बात इस प्रकार से जान चुके हैं। लेकिन अब मैंने बताया था आपको ऊपर वाली बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और नीचे वाला खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास इस कुल पृष्ठीय क्षेत्र यानी कुल जो बर्तन है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, और वही मुझे ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। यानी बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिस प्यारे साथी को नहीं जानता है वो अपनी कॉपी में पहले पेज पर लिख लेना। जो जो फार्मूले हम पढ़ेंगे लगभग ज़्यादा फार्मूले नहीं है, 7 या 10 के बीच में रहने वाले हैं, इतने आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, आप कहेंगे सर खोखले बेलन का तो 2πr/h होता है। जो नहीं आता है, जो साथी को नहीं पता है वो लिख लेगा, और जो जानता है उसके लिए और अच्छी बात है कि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए 2πr/h, तो इसको हल करते हैं, 2 गुणा पाई का मान क्या होता है प्यारे साथी, पाई का मान जब तक ये ना कहा जाए कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। क्योंकि पाई की 2 वैल्यू होती है, एक तो 22/7, एक होती है 3.14 गुणा r त्रिज्या। देखिए किसके लिए निकाल रहे हैं, खोखले बेलन के लिए। खोखले बेलन की त्रिज्या कितनी है, कहेंगे आप कहेंगे सर 7 इंटू h क्या हाइट। आप बताओ सर बेलन की ऊंचाई कितनी है, आप कहेंगे सर बेलन की ऊंचाई तो 6 सेंटीमीटर हमने ज्ञात की है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब इसको हल करो, इस 7 से इस 7 को काट सकते हैं, अगर गुणा में ना तो नीचे वाली संख्या अगर ऊपर वाली संख्या सेम है तो काट सकते हैं। 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्यारे साथी, 44 को देखो, 44 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 2 और 6 चौके 24 और 2 कितना आ गया 26, यानी 264। और क्या किया, क्षेत्रफल ज्ञात किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी 264 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें खोखले बेलन का वक्र क्षेत्रफल मिला है। इसी प्रकार हम इस अर्धगोले, जो खोखला अर्धगोला है, इसका भी वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा, खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए प्यारे साथी, खोखले अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसे वो क्या होता है, तो याद रखना 2πr² होता है, 2πr² होता है। तो देखिए 2 पाई का मान हम अच्छी तरह से जानते हैं 22/7 होता है, इंटू r खोखले अर्धगोले के लिए त्रिज्या का मान, आप कहेंगे सर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7, तो 7, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब त्रिज्या 2 बार 7 गुणा 7,
तो इस 7 से इस 7 कट जाएगा। हम जानते हैं 22 दूनी 44 और 44 को 7 से गुणा करो, तो 7 से गुणा करो, 7 चौके 28, 2 बच गए, 7 चौके 28 और 2 30, कितना आ गया 308। और हमेशा आपको जानते हैं क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा अगर सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इस देखिए खोखले अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया हमने और खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, खोखले बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आप कहेंगे सर जितना आपको ये मिला है और ये मिला इन दोनों को जोड़ दो, तो देखिए जोड़ते हैं 264 प्लस 308, इनको जोड़ो 308 है, ठीक है, यानी 308 और 264 जोड़ो, 8 और 4 12, 1 6 और 1 7, 3 और 2 5, कितना आ गया 572, यानी मेरे पास आ गया 572। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये भी क्या है, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। प्यारे साथी आपको लगेगा सर ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अगर एक बार पहली बार अगर आप रणभूमि में जाएंगे तो आपको लगेंगे कि शत्रु बड़े बड़े हैं, लेकिन जिस प्रकार आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो प्यारे साथी यकीन मानना वही शत्रु आपको बिल्कुल छोटे छोटे लगने लगेंगे और आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि क्या वास्तव में वो सवाल थे जिनको हम समझ रहे थे। लेकिन ये इतना मानने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वापिस ही रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या था, इसने कहा था बेलन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दिया गया था, बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई थी, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हमने ये तो निकाल लिया था इसकी त्रिज्या इतनी है तो इसकी त्रिज्या इतनी है, तो हमें पता चला अगर मैं इस खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लूँ और इस खोखले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो ये किसका क्षेत्रफल निकल के आया, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। जब इसका आंसर कितना आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे साथी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इनकी 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपको नहीं आता तो 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर देखना आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने जरूर लगेगा कि इतने भी हार्ड सवाल नहीं है, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस किया ना उसके लिए तो आसान है। लेकिन आप ये समझ लेंगे कि क्लास में हमें समझ में आ गया और हम क्वेश्चन कर देंगे, तो कभी नहीं। क्योंकि अगर आप किसी दूसरों को देखेंगे ना कि वो अच्छा लड़ा है तो मैं भी लड़ सकता हूँ, लेकिन आपने अगर अभ्यास नहीं किया तो ये आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस दिन आपने खुद प्रैक्टिस नहीं किया तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्यारे साथी आज के लिए इतना ही। क्या आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आया? अगर समझ में आया और हमें समझाने की जो विधि है वो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताना। और प्यारे साथी आपसे वादा करता हूँ कक्षा 10 का जितना भी सिलेबस है वो आपको इस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री कराने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और प्रैक्टिस जारी रखना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के लिए आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 3 के आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे इसी एक्सरसाइज के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।